चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखिए इसके बारे में जो जूम मीटिंग थी उसके ऊपर मैंने कुछ बेसिक्स आप लोगों को बताए थे। एक बार फिर से मैं आप लोगों को जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर के वो क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है, 6370 किलोमीटर। अब इसके अलावा आगे सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। यानी कि हमारा अधिकांश जो ज्ञान है किसके बारे में, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, वो बड़े स्तर पर किसके ऊपर बेस्ड है, एस्टिमेट्स के ऊपर एंड इंटरफेरेंस के ऊपर। अब इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन थ्रू, अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं उसके कुछ सोर्सेज बताए हैं। वो कौन कौन से, सबसे पहले डायरेक्ट सोर्सेज और सेकंड है इनडायरेक्ट सोर्सेज। अब डायरेक्ट सोर्सेज के अंदर कुछ पॉइंट्स आए थे, जैसे कि सरफेस रॉक्स हैं, इनको स्टडी करके, सॉलिड मटेरियल्स हैं, इनको स्टडी करके हम लोग जानते हैं अर्थ की इंटीरियर पार्ट के बारे में। दूसरा था वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि इंटीरियर पार्ट के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर जो मैग्मा है या लावा है वो बाहर निकलता है, वो भी एक सोर्स है। कौन सा, डायरेक्ट सोर्स। बाद में उसकी स्टडी की जाती है जियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग टू प्रोजेक्ट। अब वैज्ञानिक जो हैं वो अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए क्या कर रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा है, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और सेकंड जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो इन प्रोजेक्ट के ज़रिए भी प्रयास किए जा रहे हैं अर्थ का इंटीरियर कैसा है इसको जानने का। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि डीपेस्ट ड्रिल, एक सबसे गहरी जो खुदाई की गई है वो कोला के अंदर की गई, जो कि आर्कटिक ओशन के अंदर है, और इसकी जो डेप्थ है 12 किलोमीटर है। अब ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, दीज प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अर्थ को जानने के डायरेक्ट सोर्सेज में इन सारे सोर्सेज को स्टडी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इनडायरेक्ट सोर्सेज, यानी कि पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट को जानने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत भी हैं। उनमें कौन कौन से लिए जा सकते हैं, यहाँ 4 पॉइंट लिए हैं। सबसे पहले मीटियोर्स सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, लगभग इनकी जो आकृति है या इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलती जुलती है, अर्थ से। उसके बाद सेकंड है ग्रेविटेशन, थर्ड क्या बताया है, मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्थ है सिस्मिक एक्टिविटीज़, यानी कि कंपन जो है अर्थ के अंदर। ये क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज। अब अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक को सिंपली हम लोग क्या बोल देते हैं, शेकिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती का अचानक से हिल उठना। अब ये क्या है, इट इज़ ए नेचुरल इवेंट, ये प्राकृतिक क्या घटना है। इट इज़ कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलॉन्ग फॉल्ट। अब रिलीज होती है एनर्जी फॉल्ट के अंदर, इस वजह से क्या है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज होने की वजह से कंपन हम लोगों को महसूस होती है। इसके अलावा रॉक्स अलॉन्ग ए फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जो रॉक्स हैं वो भी क्या करती हैं, अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर मूव करती हैं। ये भी एक रीज़न बनता है किसका, अर्थक्वेक का। अब इस अर्थक्वेक के अंदर एक पॉइंट आया है फोकस। फोकस क्या है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज़ रिलीज। याद रख लेना इसको कि वो मेन जो पॉइंट जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है उसको क्या कहा गया, फोकस या हाइपोसेंटर। मैं इसको डायग्राम के जरिए भी आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। फोकस यानी कि ये जो सेंटर है यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और इसी सेंटर को क्या कहा गया, फोकस। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एपिसेंटर। अब एपिसेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। अब इस फोकस के बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर देखिए, बिल्कुल ये जो रेड वाला जो दिखाया गया है क्रस्ट के ऊपर, ये क्या है, एपिसेंटर, यानी कि फोकस के बिल्कुल ऊपर वाला बिंदु जहाँ पर कंपन महसूस होती है वो क्या है, एपिसेंटर है। उसके बाद अर्थक्वेक वेव्स। अब इन अर्थक्वेक वेव्स को, कुछ वेव्स चलती हैं जब अर्थक्वेक आती है, और वो कहाँ महसूस होती हैं, सरफेस के ऊपर। अब क्या बताएं इनके बारे में, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन लिथोस्फीयर। जितनी भी अर्थक्वेक्स हैं कहाँ होती हैं, जो लिथोस्फीयर है उसके अंदर। अब लिथोस्फीयर है क्या, लिथोस्फीयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की सरफेस से 200 किलोमीटर की गहराई तक का जो हिस्सा है, जो पोर्शन है, उसको क्या कहा गया है, लिथोस्फीयर। अब सिस्मोग्राफ क्या है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं एक बार फिर से। एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है किनको, वेव्स को, जो सरफेस के अंदर पहुंचती हैं। अब क्या कह रहा है, अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली 2 टाइप्स।
अब इनको दो टाइप्स के अंदर कौन कौन सी के अंदर डिवाइड किया गया, एक तो बॉडी वेव और दूसरी कौन सी है, सरफेस वेव। आइए जान लेते हैं इसको इस फ्लो चार्ट के ज़रिए। बॉडी वेव्स में कौन कौन सी इंक्लूड कर दी गई है, पी वेव और एस वेव, जबकि सरफेस वेव के अंदर कौन सी आ गई है, एल वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखिए ध्यान से एक बार, पी वेव कैसे चलती हैं, इनकी डायरेक्शन देखिए, जबकि एस वेव के अंदर जो गैप है वो ज़्यादा दिखाया गया है। अब इनकी फीचर्स जानेंगे हम लोग, पी वेव्स, एस वेव, इनके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस डायग्राम के ज़रिए समझने का प्रयास कीजिए कि पी वेव्स की जो डायरेक्शन है वो कैसे है, और एस वेव की, यानी कि एक की तो वर्टिकल बताइए, दूसरी की हॉरिजॉन्टल वे के अंदर बताइए। जबकि एस वेव जो हैं, सरफेस वेव्स, इनकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये समझ लीजिए कि सर्कुलर मूवमेंट के अंदर ये मूव कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भी, पी वेव्स क्या है, जिनको प्राइमरी वेव्स भी कहा गया है। इनकी फीचर देखिए पी वेव्स की। जब हम लोग अर्थक्वेक्स को स्टडी करते हैं तो बेसिक चीज़ें यही आप लोगों को इसके बारे में बतानी है। अब पी वेव्स के बारे में सुनिए, इसकी फ़ीचर क्या है, मूव फास्टर, बड़ी तेज़ी से क्या करती है, मूव करती हैं। फर्स्ट अराइव एट द सरफेस, सबसे पहले सरफेस के ऊपर पहुंचने वाली वेव्स कौन सी हैं, पी वेव्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, दे ट्रैवल थ्रू गैसियस, ये जो पी वेव्स हैं ये गैसियस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म्स के अंदर से गुजर सकती हैं। ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं किससे, सिमिलर टू साउंड वेव्स, यानी कि जो ध्वनि तरंगे हैं उनसे मिलती जुलती हैं। तो ये फीचर हो गई किसकी, पी वेव्स की, प्राइमरी वेव्स की। आइए अब सेकेंडरी वेव्स के बारे में जान लें, जिनको शॉर्ट में एस वेव्स बोला गया है। अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, यानी कि पी वेव्स के कुछ समय बाद सरफेस के ऊपर पहुंचती हैं। इट ट्रैवल थ्रू ओनली सॉलिड मटेरियल्स। देखिए पी वेव्स के बारे में बताया था कि ये गैसियस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, लेकिन जो एस वेव हैं वो केवल सॉलिड मटेरियल के अंदर से ही गुजर सकती हैं। इट हैज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और ये जो एस वेव्स हैं ये भी क्या करती हैं, अर्थ के इंटीरियर को जानने में हमारी मदद करती हैं। उसके बाद लास्ट है सरफेस वेव्स। आइए इनके बारे में और जान लें। द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के ऊपर जो अंतिम जो रिपोर्ट की गई जो वेव्स हैं वो कौन सी हैं, सरफेस वेव्स। दीज आर मोर डिस्ट्रक्टिव, अभी डिस्ट्रक्टिव क्यों है, ये सरफेस के ऊपर चलती हैं, ये ज़्यादा विनाशकारी हैं। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड कोलेप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, इनकी वजह से देखिए इसके परिणाम क्या निकलते हैं, जो रॉक्स हैं वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, और साथ साथ जो स्ट्रक्चर हैं, ढांचे हैं, वो ढह जाते हैं, गिर जाते हैं। अब शेडो जोन क्या है ये भी जान लीजिए आप लोग। शेडो जोन क्या होता है, सम स्पेसिफिक एरियाज़ वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, जहाँ पर ये जो वेव्स हैं रिपोर्ट नहीं की जाती, ऐसे जोन को क्या कहा गया है, शेडो जोन। अब इसके ज़रिए समझिए आप लोग, पी वेव्स, एस वेव कहाँ फेल्ट की जा रही है, ध्यान से देखिए, एस वेव कहाँ एब्जॉर्व की गई हैं, इस डायग्राम के ज़रिए अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अब शेडो जोन देखिए, ये वाला हिस्सा है जहाँ पर किसी प्रकार की जो वेव्स हैं उनको महसूस नहीं किया जाता। अभी जो अलग अलग कलर दिखाए गए हैं इनको समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। देखिए एक शेडो जोन ऊपर वाले हिस्से के अंदर भी दिखाया गया है, और यहाँ पर साथ साथ वेरी वीक पी वेव्स भी चलती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इनको दिखा सकते हैं, इनकी जो मूवमेंट है पी वेव, एस वेव और एल वेव्स की। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो अर्थक्वेक्स हैं उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा है, टेक्टोनिक। अब ये टेक्टोनिक जो अर्थक्वेक है किस वजह से आते हैं, ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि जो रॉक्स हैं वो स्लाइड करती हैं, इस वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स आती हैं, फिसलती हैं, उस वजह से क्या है, टेक्टोनिक जो भूकंप हैं वो आते हैं। इनको हिंदी में विवर्तनिकी भूकंप भी कहा गया है। उसके बाद सेकंड है वोल्केनिक, नाम से पता लग गया, ये वोल्केनोज जब आते हैं तो उस वजह से भी क्या है, अर्थक्वेक आती है। कन्फाइंड टू एरियाज ऑफ वोल्केनोज, लेकिन ये सीमित हैं इस प्रकार के अर्थक्वेक कहाँ, उन एरियाज़ के अंदर जहाँ केवल वोल्केनोज आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप की जो अर्थक्वेक वो कौन सी हैं, कोलैप्स। इसमें क्या होगा, रूफ्स ऑफ माइंस कोलैप्स, जो माइंस हैं उनकी जो छतें हैं वो क्या होती हैं, ध्वस्त हो जाती है, धंस जाती हैं, इस वजह से इनको कोलैप्स अर्थक्वेक के नाम से भी जाना गया है। फोर्थ देखिए एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस
और लास्ट वाला कौन सा होता है, रिजर्वर इंड्यूस्ड। ये कब कहाँ होती हैं, जहाँ बड़े बड़े लार्ज रिजर्व हैं, बांध वगैरह होते हैं, उन एरियाज़ के अंदर इस प्रकार के भूकंप आते हैं। तो इस तरीके से भूकंप के हमने 5 टाइप जाने हैं। सबसे पहला टेक्टोनिक, उसके बाद वोल्केनिक, उसके बाद कोलैप्स, और फोर्थ कौन सा है, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब जहाँ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह होते हैं। और लास्ट में क्या है, रिजर्वर इंड्यूस्ड, यहाँ जहाँ पर पानी का, बहुत सारे पानी का, जैसे बांध डैम वगैरह बनाए जाते हैं, उन एरियाज़ के अंदर भी क्या है, भूकंप आते रहते हैं। अब मीजरिंग अर्थक्वेक्स, किस तरीके से इनको मीजर किया जाता है, आइए जानते हैं। अर्थक्वेक्स आप मीजर अकॉर्डिंग टू, 2 तरीके से अर्थक्वेक को मापा जाता है। एक तो हम लोग देख लेते हैं इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरा इसकी इंटेंसिटी क्या है। एक में तो इसकी जो कंपन है, दूसरे में क्या है, इसका जो प्रभाव है, कितना इसने असर डाला। अब मैग्नीट्यूड क्या है, आइए जानते हैं। द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अब जो मैग्नीट्यूड है वो किससे रिलेट करती है, जो एनर्जी रिलीज़ की गई है जब अर्थक्वेक आती है उस समय, यानी कि कंपन कितनी महसूस हुई। अब मैग्नीट्यूड स्केल इन रिक्टर स्केल, इसको रिक्टर स्केल भी कहा गया है। मैग्नीट्यूड किसके अंदर मापी जाती है, रिक्टर स्केल के अंदर, जबकि एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर 0 to 10, यानी कि रिक्टर स्केल के ऊपर मैग्नीट्यूड को मापने की जो इकाई है 0 से लेकर 10 तक होती है। और रिचर स्केल इन्वेंटेड बाय रिचर। अब इसका नामकरण भी इसी वजह से किया गया क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, रिचर ने। ये तो था मैग्नीट्यूड। अब इंटेंसिटी के आधार पर इन अर्थक्वेक को कैसे मापा जाता है। इंटेंसिटी एक स्केल है जिसको मर्केली स्केल भी कहा गया है, ये जानेंगे इसके बारे में। इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट, कितना डैमेज हुआ, उस डैमेज को मेजर करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए क्या किया गया, इंटेंसिटी स्केल लिया गया है, जिसको मर्केली स्केल भी कहा गया है। अब यहाँ पर जो रेंज है इस स्केल की वो कितनी बताई है, इंटेंसिटी 1 to 12, जबकि वहाँ पर कितना बताया था, मैग्नीट्यूड कितना बताया था 0 to 10, जबकि इंटेंसिटी कितने तक मापी जाती है 1 to 12। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए इस इंटेंसिटी के बारे में, मर्केली स्केल इन्वेंटेड बाय मर्केली। अब इसके नाम से भी पता लग गया कि इस प्रकार के स्केल की जो खोज थी वो किसने की, मर्केली ने। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, आइए जान लेते हैं कि ये जो भूकंप आते हैं इनके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं, परिणाम क्या निकलते हैं इनके। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में भी। सबसे पहले तो क्या होता है, ग्राउंड शेकिंग। सेकंड असर क्या पड़ता है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। थर्ड असर क्या पड़ रहा है, लैंड एंड मड स्लाइड्स। फोर्थ जो इफेक्ट क्या पड़ता है अर्थक्वेक की वजह से, सॉइल लिक्विफेक्शन। उसके बाद फिफ्थ देखिए एवेलांचे, सिक्स देखिए ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, सेवन देखिए फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लेवी फेल्योर्स, 8 देखिए फायर, 9 देखिए स्ट्रक्चरल कोलैप्स, और 10th बताया फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, 11th बताया सुनामी। यानी कि ये जितने भी इवेंट्स हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे अर्थक्वेक्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं, या अर्थक्वेक का इफेक्ट इन सब के ऊपर, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर पड़ रहा है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के ऊपर आइए जान लेते हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के ऊपर किस किस से मिलके बनी है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें सबसे पहले लिया द क्रस्ट, उसके बाद है द मेंटल, और उसके बाद है द कोर। इसको डायग्राम के जरिए समझिए। सबसे यहाँ पर जो पार्ट है उसको क्रस्ट कहा गया है, उसके बाद मेंटल, और थर्ड वन इज़ आउटर कोर, और लास्ट वाला जो बिल्कुल अंदर का या अंतरतम हिस्सा उसको इनर कोर कहा गया है, या हम लोग सिंपली ऐसे भी बोल देते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब कोर भी 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड की है, इनर कोर और आउटर कोर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अर्थ की स्ट्रक्चर को जाना। अब क्रस्ट क्या है आइए फिर से जान लेते हैं इसके बारे में। इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, जितने स्ट्रक्चर खड़े हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है वो सब क्या है, इसका जो आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है जिसको क्रस्ट कहा गया है। इसको याद रख लीजिए आप लोग कि क्रस्ट क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज़। अब ये कह रहा है कि इनकी जो थिकनेस है ओशनिक एरियाज़ के अंदर और कॉन्टिनेंटल एरियाज़ के अंदर क्या है,
इसके अंदर क्या है, एक वैरायटी देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है। ओशनिक करंट इज़ थिनर एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से हम लोग कंपेयर करके देखते हैं तो जो ओशनिक क्रस्ट है वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है। द मीन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज़ 5 किलोमीटर वेयर एज कॉन्टिनेंटल इज़ 30 किलोमीटर। जो सबसे कम जो इसकी थिकनेस बताई है क्रस्ट की, ओशन के अंदर तो कितनी है, 5 किलोमीटर, जबकि कॉन्टिनेंट्स के अंदर कितनी बताई, 30 किलोमीटर। इन मेजर माउंटेन्स एरियाज़, अब पहाड़ी एरिया के अंदर ये कितनी होती है, 70 किलोमीटर। समझाऊंगा मैं आप लोगों को किस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ओशन क्रस्ट इज़ मेड अप हैवियर रॉक्स लाइक बेसाल्ट। द डेंसिटी ऑफ, जैसे क्या है, जो हैवियर रॉक्स हैं उससे इसका निर्माण हो रहा है, किसका, ओशनिक क्रस्ट का। द डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। अब नेक्स्ट देखिए, मेंटल, इट इज़ द सेकेंड लेयर बियॉन्ड द क्रस्ट। अब क्या कह रहा है, मेंटल क्या है, सेकेंड लेयर है, किसके नीचे, क्रस्ट के नीचे। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहोस डिसकंटिन्यूटी टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि मेंटल कहाँ तक फैला हुआ है, जहाँ से मोहो डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट होती है, एक गहराई के अंदर 2900 किलोमीटर तक मेंटल की जो है वो गहराई मापी गई है। द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज़ कॉल्ड, अपर पार्ट को, इस मेंटल के अपर पार्ट को क्या नाम दिया गया है, एस्थेनोस्फियर। इट इज़, इसको याद रख लीजिए, एस्थेनोस्फियर क्या होता है, जो अपर पार्ट है मेंटल का उसको क्या कहा गया है, एस्थेनोस्फियर। इट इज़ टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। अब ये कहाँ तक एक्सटेंड है, 400 किलोमीटर तक। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। अब मैग्मा का मेन सोर्स क्या है, यही है। द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फियर। अब जो क्रस्ट है, क्रस्ट का जो अपर मोस्ट पार्ट है, द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। अब क्रस्ट और जो मेंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको क्या कहा गया है, लिथोस्फियर। ये भी याद रख लीजिए, क्रस्ट और मेंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको क्या कहा गया है, लिथोस्फियर। इट्स थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है कितनी बताइए, 10 to 200 किलोमीटर, 10 से 200 किलोमीटर। द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थेनोस्फियर। अब जो निचला जो मेंटल है वो कहाँ तक फैला हुआ है, एस्थेनोस्फियर तक। इट इज़ इन सॉलिड स्टेट, इसकी जो स्थिति है वो कैसी बताइए, सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो इस तरीके से हमने जाना किसके बारे में, जो हमारा सेकंड पार्ट था मेंटल के बारे में। उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, कोर, यानी कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है। हमने इसको दो हिस्सों के अंदर बांटा, अपर मोस्ट और इनर मोस्ट। आइए, इनर मोस्ट लेयर जो है उसको क्या कहा गया है, कोर कहा गया है। सेकंड पॉइंट देखिए, द कोर इज़ मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल्स। जो भारी मटेरियल्स उनसे इनका निर्माण हुआ है कोर का। समटाइम रेफर्ड एज नीफे लेयर। नीफेफेयर, जो नीफे लेयर है इसको निकिल प्लस आयरन या फेरस के नाम से भी जाना गया है, इसी वजह से इसको नीफे कहा गया है। ऊपर वाली को सियाल कहा गया है, मिड वाली को सीमा कहा गया है और लास्ट वाली को नीफे कहा गया है, इनके अंदर पाए जाने वाले मटेरियल्स की वजह से। अब द आउटर कोर इज़ इन लिक्विड स्टेट। जो आउटर कोर है वो किस स्टेट के अंदर होती है, लिक्विड के अंदर, जबकि इनर कोर किस फॉर्म में पाई जाती है, सॉलिड स्टेट के अंदर। अब डेंसिटी कितनी बताई यहाँ, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये था अर्थ के बारे में जानने का जो थर्ड हमारा जो सोर्स है, द कोर, यानी कि अर्थ के जो 3 पार्ट बनाए हमने, कौन कौन से थे। सबसे पहले आइए चलते हैं, क्रस्ट, सेकंड वन द मेंटल, और लास्ट में कौन सा है, द कोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बार इसको फिर से समझिए, इस डायग्राम के जरिए बड़े आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। एस्थेनोस्फीयर की जो स्थिति है वो देखिए। अब सॉलिड कहाँ है, लिक्विड कहाँ है, ध्यान दीजिए। कोर का कुछ हिस्सा बताया था सॉलिड और कुछ बताया था लिक्विड। समझिए इसको आप लोग अच्छे से। इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट, मेंटल। क्रस्ट की थिकनेस देखिए कहाँ तक है, लिथोस्फीयर देखिए कहाँ तक है, इसके ज़रिए समझिए। नोटबुक के अंदर कोशिश कीजिए आप लोग ये मैप भी ड्रॉ करें। मैं आप लोगों के पास इसकी जो PDF वो भेज दूँगा,
हालांकि ये नोट टू स्केल है बेटा, इसको ये ज़रूर ध्यान देना आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वोल्केनोज। ये भी एक क्या बताए थे, पार्ट बताए थे अर्थ के इंटीरियर पार्ट को जानने के। आइए देखते हैं इनके बारे में भी, वोल्केनोज के बारे में भी। अ वोल्केनो इज़ ए प्लेस वेयर गैसेस, एशेज एंड लावा एस्केप टू द ग्राउंड। ध्यान से देखिए कि वोल्केनोज क्या हैं,